Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने BNSS के फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 209 अच्छे से पढ़ा दिए हैं और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे जो चैप्टर 15 है, ठीक है, उससे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि बताता है कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग की क्या क्या कंडीशन शर्तें, ठीक है, पूरी करनी पड़ेगी तभी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स मतलब कोर्ट प्रक्रिया चालू करेगा एक क्रिमिनल अपराध के बारे में, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 15 में सेक्शन 210 से लेके सेक्शन 222 222 तक है, ठीक है। तो 210 से लेके 222 तक है, जो कि हम चैप्टर 15 ऑफ BNSS में पढ़ने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये जिसने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, उसको सारी की सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग समझ में आ जाएगी कि क्या प्रोसीजरल फॉलो किया जाता है। अब देखिए सेक्शन 210 ऑफ द BNSS में पढ़ाने वाला हूं। देखिए कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट। अब संज्ञान लेंगे कौन? मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेंगे। मैजिस्ट्रेट साहब किसका? अपराध का। अब मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान कभी भी अपराधी का नहीं लेते हैं। अपराधी ने क्या अपराध किया हुआ है, क्या ऑफेंस किया हुआ है, मैजिस्ट्रेट साहब उस अपराध का संज्ञान लेते हैं। अब देखिए सेक्शन 210 कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट, वो आपको बता दिया कि मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेंगे अब अपराध का। तो मैजिस्ट्रेट साहब अपराध का संज्ञान कैसे लेंगे, तो वो हमें सेक्शन 210 में बताएगा। अब देखिए सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, तो कह रहा है चैप्टर 15 में जो लिखा हुआ है ना, जो और अन्य प्रोविजंस लिखे हुए, प्रावधान लिखे हुए, उनको तो मानना, बाकी यह पढ़ो। एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, कोई भी मैजिस्ट्रेट, ठीक है, कोई भी मैजिस्ट्रेट कहां का? कोई भी मैजिस्ट्रेट कौन सा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। एंड और साथ साथ कौन और भी? एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, या फिर कोई अन्य मैजिस्ट्रेट है, कोई भी मैजिस्ट्रेट जो कि सेकंड क्लास का है, वो भी क्या कर सकता है? स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को तो एम्पावरमेंट पहले मिली हुई है BNSS के तहत, पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को एम्पावरमेंट मिली हुई है, ठीक है। उसको स्पेशली एम्पावर्ड कर रखा है, उसको BNSS ने शक्ति नहीं दे रखी, पर उसको एम्पावर्ड किया रखा है। किसने एम्पावर्ड कर रखा है? अंडर सबसेक्शन 2 210 के सबसेक्शन 2 में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को एम्पावर कर रखा है संज्ञान लेने के। देखिए क्या, मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, तो मे वर्ड यूज हुआ है, मे वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 210 के सबसेक्शन 1 में कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जो कि फर्स्ट क्लास का है, और कोई भी मैजिस्ट्रेट जिसको स्पेशली एम्पावर्ड कर रखा है CGM साहब ने, जो कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है जिसको स्पेशली एम्पावर्ड कर रखा है, ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने। तो मे है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की भी डिस्क्रिप्शन है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की भी डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या करते हैं, वो कर भी सकते हैं, वो ले भी सकते हैं, फिर नहीं ले सकते। क्या? संज्ञान किसका? एक अपराध का, ठीक है। टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की डिस्क्रिप्शन है। मे ही मे टेक द कॉग्निजेंस, ही मे नॉट टेक द कॉग्निजेंस, उसकी डिस्क्रिप्शन है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। ऐसे ही अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को एम्पावर्ड कर रखा है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी क्या करेंगे? ही मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, ही मे नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है। आपको आ गया समझ में? तो एनी ऑफेंस है, किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोई भी अपराध जो हुआ है ना, भले ही वो ट्रायल नहीं कर सकते, पर उसका कॉग्निजेंस संज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, आप साफ साफ लिख लीजिए, कॉग्निजेंस के साइड में आप लिख लीजिए, ठीक है। मैजिस्ट्रेट अप्लाइंग हिज लीगल माइंड, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड। भाई मैजिस्ट्रेट साहब के पास एक केस गया, एक अपराध के कागजात गए, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने अपना कानून से भरा हुआ दिमाग उस केस में लगा दिया, ठीक है। मैजिस्ट्रेट इज अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड अपॉन दैट केस, सो ही इज टेकिंग कॉग्निजेंस, ठीक है। तो अब देखिए अब कैसे कॉग्निजेंस लेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, वो हमारे क्लोज A, B और C में लिखा गया सबसेक्शन 1 के। देखिए सेक्शन 210 का सबसेक्शन 1 का क्लोज A। अब मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस संज्ञान कैसे लेंगे एक अपराध का? देखिए एंड अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स, जब मैजिस्ट्रेट साहब को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को प्राप्त होती है क्या? एक कंप्लेंट, एक दरख्वास्त, और उस दरख्वास्त में क्या लिखा होता है? फैक्ट्स, तथ्य लिखे होते हैं। इंक्लूडिंग एनी कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड अंडर एनी स्पेशल लॉ। अब इस जो कंप्लेंट है, जो एक तथ्यों की मैजिस्ट्रेट साहब को प्राप्त होती है, रिसीव करते हैं, वो उस कंप्लेंट में क्या क्या शामिल है? एनी कंप्लेंट, कोई भी और भी दरख्वास्त फाइल्ड बाय पर्सन ऑथराइज्ड अंडर एनी स्पेशल लॉ, जो कि एक व्यक्ति ने फाइल की है कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में दाखिल किया है, और वो व्यक्ति जो कंप्लेंट को फाइल कर रहा है वो किसी स्पेशल लॉ के तहत, ठीक है, वो ऑथराइज है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है। आप देखिए विच कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस। अब मैजिस्ट्रेट साहब को दरख्वास्त में, ठीक है, एक जानकारी प्राप्त हुई, मैजिस्ट्रेट साहब को एक कंप्लेंट मिली, और कंप्लेंट किसकी मिली? तथ्यों से रिलेटेड। और वो कंप्लेंट में जो तथ्य है वो क्या बता रहे सीधे सीधे, वो जो फैक्ट्स है वो क्या बता रहे सीधे सीधे
कि एक अपराध घटित हुआ, एक अपराध का गठन बता रहे, वो तथ्य मजिस्ट्रेट साहब जैसे कंप्लेंट को पढ़ेंगे तो क्या बता रहे हैं, वो कंप्लेंट के तथ्य बता रहे हैं कि कोई अपराध हुआ है और उस कंप्लेंट में उस अपराध के तथ्य लिखे हुए हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको की जो कि कंप्लेंट दाखिल कर रहा है और उसको किसी स्पेशल लॉ के द्वारा, ठीक है, किसी स्पेशल लॉ के द्वारा ऑथराइज किया हो स्पेशल लॉ की, वो कंप्लेंट डाल सकता है, तो इस कंप्लेंट में ये वाली कंप्लेंट भी शामिल है। तो स्पेशल लॉ कौन कौन से होते हैं हमारे भाई, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, पीसीए, ठीक है, पीएमएलए, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह ये सारे, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट, ये भी कंप्लेंट, ये भी स्पेशल लॉ ही होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सेक्शन 210 का सब सेक्शन 1 का क्लोज ए हमने पढ़ा, क्लोज बी, अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट सबमिटेड इन एनी मोड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान ले लेंगे एक अपराध का पुलिस रिपोर्ट में, जो पुलिस ऑफिसर्स मैजिस्ट्रेट साहब को पुलिस रिपोर्ट जो जमा करते हैं उसके ऊपर ले लेंगे, ठीक है, ऑफ सच फैक्ट्स, पुलिस रिपोर्ट कुछ अपराध से जुड़े हुए किसी तथ्यों के ऊपर आई है, मैजिस्ट्रेट साहब उस पुलिस रिपोर्ट पर भी संज्ञान ले लेंगे, ठीक है। अब क्लोज सी, अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर। अब एक मैजिस्ट्रेट साहब को जानकारी प्राप्त हुई है और जानकारी जिस व्यक्ति ने दी है ना मैजिस्ट्रेट साहब को, वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर नहीं है, मतलब वो कोई व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति है। अब देखिए, और अपॉन हिज ओन नॉलेज, ये मैजिस्ट्रेट साहब ने सो मोटू, ठीक है, सो मोटू खुद के ओन इनिशिएटिव से एक अपने आप को मतलब एक अपराध में कोग्निजेंस ले लिया, ठीक है, ओन नॉलेज से मतलब सो मोटू उन्होंने कोग्निजेंस ले लिया मैजिस्ट्रेट साहब ने खुद ने। अब देखिए, देन दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, कि एक अपराध घटित हो गया, ठीक है। तो हमारे पास सेक्शन 210 सब सेक्शन 1 में 3 क्लोजेस दिए गए हैं, ए बी सी, और पहले ये बताया गया कि मैजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिप्शन है कि वो संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे अपराध के ऊपर, सोल डिस्क्रिप्शन मैजिस्ट्रेट साहब की है। और अगर अपराध का संज्ञान लेंगे तो किस किस कैसे कैसे उनको जानकारी प्राप्त होगी, ए कैसे होगी, कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट डालता है, बी कोई पुलिस रिपोर्ट के द्वारा, सी कोई इन्फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है। तो अब इन्फॉर्मेशन में बता दिया कि भाई इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर नहीं दे रहा, कोई अन्य प्राइवेट व्यक्ति दे रहा है, तभी क्या होगा, मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेने हैं कि एक अपराध घटित हुआ है, ठीक है। बी में क्या कह रहा है, कोई पुलिस रिपोर्ट के ऊपर, पुलिस रिपोर्ट को सीधा सीधा पुलिस ऑफिसर सी क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस ऑफिसर सी पुलिस रिपोर्ट को रेडी करते हैं, और पुलिस रिपोर्ट के ऊपर भी हम मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान ले लेंगे, ठीक है, मतलब चार्जशीट के ऊपर। ए क्या कह रहा है, कंप्लेंट। अब कोई प्राइवेट व्यक्ति ने कंप्लेंट डाल दी, ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति पहले पुलिस वालों के पास गया होगा, पुलिस वालों ने लिखने से मना कर दी होगी, ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति अग्रीड व्यक्ति हो गया, वो जाके मैजिस्ट्रेट साहब के पास गया और उसने कंप्लेंट एक दरख्वास्त डाल दी, राइटिंग में अपनी पूरी कंप्लेंट थी ना जो, उसको अच्छे से ड्राफ्ट करके क्या क्या फैक्ट्स थे, ठीक है, वो कंप्लेंट कोर्ट में डाल दी, ठीक है। या फिर कोई और व्यक्ति है जो ऑथराइज है स्पेशल लॉ के द्वारा कि वो कंप्लेंट डाल सकता है, तो इसमें क्लोज ए में वो वाली कंप्लेंट भी शामिल है। तो देखिए, ये हमारा हुआ सेक्शन 210 का सब सेक्शन 1। तो हमने जो अपॉन पुलिस रिपोर्ट है ना, तो इसका जो सेक्शन है, जो कोरस्पोंडिंग सेक्शन है, वो हम साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे सीआरपीसी में पहले सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर्स फाइल करते थे। तो अब वो हमारा कौन सा सेक्शन हो गया है, अब वो हमारा सेक्शन हो गया है सेक्शन 193 सब सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 193 सब सेक्शन 3 हो गया। तो पुलिस रिपोर्ट के साइड में आप लिख लीजिए सेक्शन 193 सब सेक्शन 3, ठीक है, सब सेक्शन 3 ऑफ किसका, ऑफ BNSS, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 210 का हमारा हुआ, क्या हुआ, सबसेक्शन 1। अब पढ़ेंगे सबसेक्शन 2। The chief judicial magistrate may empower any magistrate of the second class to take cognizance under subsection 1 of such offences as are within his competence to inquire into or try। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ही एम्पावर्ड करेंगे, शक्ति देंगे, प्रदान करेंगे किसको, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो कि सेकंड क्लास के है, कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी संज्ञान ले सकते हैं एक अपराधों का, जो कि सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी संज्ञान ले सकते हैं। पर उनको एम्पावर्ड कौन करेगा, शक्ति कौन देगा संज्ञान लेने की, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है, जो उनको कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, ऑफ सच ऑफेंसेस आर विदिन हिज कॉम्पिटेंस टू इंक्वायर इनटू, ठीक है, और ट्राई। लेकिन जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को एम्पावर तो कर देंगे, पर अब जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है ना, वो उन्हीं अपराधों का संज्ञान लेगा जिनको ट्राई करने के, इंक्वायरी चलाने के लिए वो सक्षम है, ठीक है। अब हमारे फर्स्ट शेड्यूल का यहाँ रोल आ जाता है। फर्स्ट शेड्यूल जो हमारा BNSS में दे रखा था, उसमें 6th कॉलम में ट्रायल बाय विच कोर्ट लिखा हुआ है, 6th कॉलम में फर्स्ट शेड्यूल के BNSS के। तो उसमें भाई अपराध लिखे हुए, जैसे 103 है पनिशमेंट फॉर मर्डर, तो उसको 6th कॉलम में लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा, ठीक है। ऐसे ही अब जो चोरी का अपराध है, ठीक है, जो चोरी का अपराध है हमारे BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, BNSS के फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है कि चोरी का अपराध किसी ने किया, ठीक है, तो उसको मैजिस्ट्रेट ऑफ एनी मैजिस्ट्रेट ट्राई करेंगे, मतलब कोई भी मैजिस्ट्रेट कर सकता है। तो जहां एनी मैजिस्ट्रेट आते हैं, मतलब समझ लेना
सीजीएम साहब भी कर सकते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कर सकते हैं, उसको ट्राई और इंक्वायरी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ही कर सकते हैं। पर हमारे सेक्शन 210 के सबसेक्शन 2 में स्पेसिफिकली लिख दिया कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को शक्ति तो दे देंगे, एम्पावरमेंट तो कर देंगे कि आप संज्ञान ले लीजिए जो अपराध सबसेक्शन 1 में आप मतलब अपराध के बारे में संज्ञान ले सकते हैं, पर आपकी कॉम्पिटेंस में भी होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंस अब कहां से पता लगेगी? सीधा फर्स्ट शेड्यूल से कॉम्पिटेंस पता लग जाएगी कि कोई अपराध है क्या, एनी मैजिस्ट्रेट लिखा हो तो उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, पर वो सजा कितनी नहीं दे सकते, 1 साल से ऊपर नहीं दे सकते। ठीक है, और 10,000 से ज्यादा जुर्माना नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये लिखा हुआ सेक्शन 210 के सबसेक्शन 2 में कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 2C इसको बोलते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट JMSC नहीं लिखते इसको, ये बहुत से एडवोकेट गलत लिखते हैं JMSC, ठीक है, इसको बोलते हैं JM2C, मतलब ऐसे 2 वाला लगा के न्यूमेरिकल में नहीं, मतलब जो वैसा होता है ना, लाइंस बना के 2 लिख देते हैं और फिर C। ठीक है, JM2C मतलब JM2C को एम्पावर करेंगे कोऑर्डिनेंस लेने के लिए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और किस अपराधों के लिए करेंगे कि आप संज्ञान ले सकते हो, उन्हीं अपराधों का जो आप सक्षम हो उनको इंक्वायरी और ट्रायल चलाने में। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 210 जो कि सीधी सीधी बात कोग्निजेंस संज्ञान लेने की बता रहा कि मैजिस्ट्रेट साहब के पास कोई मुकदमा गया, कोई केस, कोई फैक्ट्स गए, और फैक्ट्स या तो कंप्लेंट के थ्रू गए हैं या फिर पुलिस रिपोर्ट के थ्रू गए हैं या फिर इंफॉर्मेशन के थ्रू गए हैं, तो मैजिस्ट्रेट साहब इन तीनों मोड की तरह मतलब कोग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 210 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, पहले हमारा सेक्शन 190 हुआ करता सीआरपीसी में, और अभी सेक्शन 210 हो गया है। ठीक है, BNSS में। अब देखिए सेक्शन 211, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बताता है ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ अक्यूज। ये पहले आपको 211 सेक्शन 211 पढ़ाऊंगा अच्छे से, फिर इसके बारे में 2-4 बातें और अच्छे से बताऊंगा जो कि बहुत आपको जाननी इंपॉर्टेंट लग सकती है। अब देखिए सेक्शन 211 ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ अक्यूज। अब ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक मुकदमे को, जिस मुकदमे पर एक कोर्ट ने, एक जज साहब ने संज्ञान ले लिया, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा अक्यूज की एप्लीकेशन पे। अब अपराधी, ठीक है, एप्लीकेशन लगाएगा, और वो अब कौन से मुकदमों में लगाएगा? अब देखिए सेक्शन 211 की बॉडी, when a magistrate take cognizance of an offense under clause C of subsection 1 of section 210, जब एक मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान ले लेते हैं, अब संज्ञान कौन से? संज्ञान एक अपराध का लेते हैं, पर वो अपराध की जानकारी मैजिस्ट्रेट साहब को कैसे रिसीव हुई थी, कैसे प्राप्त हुई थी? इन्फॉर्मेशन केस था, मतलब एक व्यक्ति मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में गए, उन्होंने मैजिस्ट्रेट साहब को बस ओरली मौखिक रूप से बोलकर बता दिया, मैजिस्ट्रेट साहब एक फलाना हमारे गांव में एक अपराध हुआ है, आप संज्ञान ले लीजिए, कोई भी उस अपराध के बारे में कंप्लेंट नहीं कर रहा, ना पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है। मैजिस्ट्रेट साहब के पास एक व्यक्ति ने जाके बात बता दी, इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैजिस्ट्रेट साहब सब मिलके एक अपराध की जानकारी नहीं दे रहे, पर मैं एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन आपके पास आया हूं और एक अपराध कमिट हुआ हमारे गांव में, आप कृपा करके उसका संज्ञान ले लीजिए। तो अब यही है, देखिए when a magistrate takes cognizance on an offense under clause C of subsection 1 of section 210, अब मैजिस्ट्रेट साहब कोग्निजेंस संज्ञान ले लेते हैं और इन्फॉर्मेशन एक प्राप्त होती है, उसके ऊपर संज्ञान लेते हैं। तो हमारे 210 के सबसेक्शन 1 के क्लोज सी में इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है मैजिस्ट्रेट साहब को किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, पर वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान ले लेते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, द अक्यूज शैल, तो अब अक्यूज क्या कर सकता है? अक्यूज शैल, मैंडेटरी अक्यूज करेगा ही करेगा क्या? द अक्यूज शैल बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन, तो अक्यूज जो अपराधी है, जिसने वो अपराध किया हुआ है, जिसके ऊपर मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लिया एक अपराध के ऊपर, अपराधी जो जिसने वो अपराध किया था वो क्या करेगा? मैंडेटरी उसको करना ही पड़ेगा, बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन, उससे पहले जब मैजिस्ट्रेट साहब कोई गवाही उसके अपराध में ले, उस गवाही लेने से पहले अक्यूज को क्या करना पड़ेगा? बी इन्फॉर्म दैट ही इज एंटाइटल्ड टू हैव द केस इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड बाय अनदर मैजिस्ट्रेट। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? अब मैजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, एक जानकारी प्राप्त हुई थी और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक अपराध का कॉग्निजेंस ले लिया था, तो अपराधी को कोर्ट में लाया गया, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब की ये ड्यूटी है, क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट साहब शैल मैंडेटरी रूप से अक्यूज को इन्फॉर्म करेंगे, जिसको कि इंफॉर्मेशन केस के बेसिस पे जिसके अपराध के पर कॉग्निजेंस लिया है, कि आपके पास आप पूरे के पूरे आपको अधिकार मिला हुआ है हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत टू हैव द केस इंक्वायरी इनटू, कि आप मुकदमे को इंक्वायरी मतलब आप अपने मुकदमे के ऊपर इंक्वायरी चलवा सकते हो और ट्राइड बाय अनदर मैजिस्ट्रेट, किसी और जो हमारे मैजिस्ट्रेट साहब है उनसे आप अपने मुकदमे को इंक्वायरी और ट्रायल चला सकते हो। अब देखिए, एंड इफ द अक्यूज और एनी ऑफ द अक्यूज, अगर मुकदमे में एक ही अक्यूज है, एक ही मुलजिम है या फिर एक से ज्यादा मुलजिम है, तो देखिए इफ देयर बी मोर देन वन, अगर मुकदमे में एक मुलजिम है या फिर मुकदमे में एक से ज्यादा मुलजिम है, तो देखिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स टू फर्दर प्रोसीडिंग्स, अगर मुकदमे में एक मुलजिम है तो वो भी क्या कर देता, आपत्ति उठा देता कि नहीं मैजिस्ट्रेट साहब मैं आपके कोर्ट में ट्राई नहीं होना चाहता, क्योंकि आपने तो क्या करा है, इंफॉर्मेशन पे संज्ञान लिया है, ठीक है, और
आप अब मेरे केस को ट्रांसफर कर दीजिए, आप मेरे केस को किसी और अनदर मैजिस्ट्रेट के पास इंक्वायरी ट्रायल के लिए भेज दीजिए। मैजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी है, शैल है, मैंडेटरी है, मैजिस्ट्रेट साहब को अक्यूज को बताना पड़ेगा कि अक्यूज साहब आपके पास अधिकार है कि आप अपने केस को किसी और अनदर मैजिस्ट्रेट के पास इंक्वायरी ट्रायल चला सकते हो। और अगर अगर एक जो मुकदमे में जो मैजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान ले रखा है उसमें अगर एक अपराधी है उसने आपत्ति उठा दी कि हाँ मेरे केस को ट्रांसफर कर दीजिए आप, अगर एक से ज्यादा अपराधी है उनमें से एक से ज्यादा मतलब मान के चलिए एक केस में 2 अपराधी है, एक आपत्ति नहीं उठा रहा, एक ने उठा दी तो फिर भी करना ही पड़ेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसीडिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। अब उस अपराधी ने ठीक है जो कि मुलजिम था उसने आपत्ति उठा दी मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कि नहीं कि मैं आपकी कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, मैं दूसरे अनदर मैजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर करवाना चाहता हूं। अब आपत्ति, अब ये ऑब्जेक्शन अक्यूज ने उस मैजिस्ट्रेट के सामने उठाया है जो कि उसको इन्फॉर्म कर रहा है उसके अधिकारों के बारे में कि आप हकदारी तो एंटाइटल हो कि आप अपने केस को अनदर मैजिस्ट्रेट से ट्रायल और इंक्वायरी चलवा सकते हो। तो उस मैजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज ने उठाया, अब देखिए द केस शैल बी ट्रांसफर्ड। तो अब उस मुकदमे को जिस मुकदमे पर कॉग्निजेंस लिया था हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने, सेकंड क्लास ने या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने, तो अब केस को मुकदमे को ट्रांसफर शैल है, मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, ठीक है, शैल है बी ट्रांसफर टू सच अदर मैजिस्ट्रेट। अब मुकदमे को जो एक इंफॉर्मेशन के बेस पे कॉग्निजेंस लिया था मैजिस्ट्रेट साहब ने, अब उस मुकदमे को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा कॉग्निजेंस वाले जिस मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले रखा है इंफॉर्मेशन केस पे, ठीक है, ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, ठीक है, टू सच अदर मैजिस्ट्रेट, किसी अन्य मैजिस्ट्रेट को, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, जैसा कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस बिहाफ में, इस संदर्भ में बता देते हैं, और वो मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट को उसी मैजिस्ट्रेट को बता देगा, ठीक है। तो सेक्शन 211 क्या बताता है, सीधी सीधी सेक्शन 211 जो हमारे जजेस हैं, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या फिर हमारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, वो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उनके पास किसी अपराध की इंफॉर्मेशन आई या फिर उन्होंने सो मोटू मतलब अपने सेल्फ इनिशिएटिव से, ठीक है, खुद एक केस का संज्ञान ले लिया, एक अपराध का संज्ञान ले लिया, मतलब या तो किसी व्यक्ति ने उनको जाके मौखिक रूप से बताया कि सर ऐसा ऐसा अपराध वहां घटित हो रहा है, अगर मैजिस्ट्रेट साहब खुद गाड़ी से जा रहे थे और उन्होंने खुद देखा कि हाँ भाई अपराध घटित हो रहा है, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने अपने कोर्ट में जाके खुद सो मोटू संज्ञान ले लिया, ठीक है, सो मोटू संज्ञान ले लिया। सो मोटू का मतलब होता है खुद ऑन इनिशिएटिव से, मतलब वो खुद क्या कर रहे हैं, ऑन इनिशिएटिव से, उन्होंने ऑन नॉलेज से उन्होंने मैजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान लिया। तो अब भाई मैजिस्ट्रेट साहब कुछ अपराधी जिसके ऊपर वो उन्होंने संज्ञान लिया उसके साथ कुछ बायसनेस ना कर दे, ठीक है, जिनके साथ जिनके ऊपर मैजिस्ट्रेट की पर्सनल ग्रजेस हैं उनको उनके ऊपर ट्रायल ना चलवा दे, इंक्वायरी ना चलवा दे। तो इसलिए ही, ठीक है, इसलिए ये डायरेक्शंस हमारे लेजिस्लेचर ने दी है सेक्शन 211 के तहत कि इंफॉर्मेशन केस में अगर कोई मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले रहा है तो उन मैजिस्ट्रेट साहब को अक्यूज को बताना ही पड़ेगा कि तुम हकदारी दो, तुम अपना केस किसी और मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलवा सकते हो। अब अगर उस अक्यूज ने बोल दिया ना हाँ चलवाना चाहता हूँ किसी और मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, आपकी मैं नहीं चलवाऊं क्योंकि आप तो मेरे से 22 हो, आप तो मेरे को पहले से जानते थे, कॉलेज के हम दुश्मन थे और आप तो मेरे को सजा कर ही दोगे। तो अब अगर उस अक्यूज ने आपत्ति उठा दी कि नहीं आपके सामने मैं नहीं चलवाऊंगा अपना केस, तो अब जैसा कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे कि अभी इस अक्यूज का केस कौन से अदर मैजिस्ट्रेट के पास चलेगा, तो वहां उसको शैल है ट्रांसफर कर दिया ही जाएगा, ठीक है। तो ये था सेक्शन 211, सीधा सीधा यही कह रहा था। और देखिए इसमें मैं जो बता रहा था, ये सेक्शन 211 को पहले पढ़ाने से पहले ये बता था कि आपको इसमें एक बात बहुत अच्छी बताऊंगा। अब मान के चलिए मैं मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने कोर्ट में जाता हूं और सबसे पहला काम यही करता हूं कि जो मेरा एक मान के चलिए किसी से मैं ग्रजेस रखता हूं, तो मैं क्या करता हूं कोर्ट में जाके अपने जिस दिन मेरा डे 1 होता है, ठीक है, डे 1 होता है, मेरे को 1-2 महीने हो जाते हैं कोर्ट में जाते हैं, मैं ऐसा जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो मैं क्या करता हूं, मेरा कोई दुश्मन है जिससे मैं ग्रजेस रखता हूं अंदर ही अंदर, ठीक है, एज ए मैजिस्ट्रेट भी, ठीक है, कोई पहले भाई पंगे होंगे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सीधा सीधा जाके उसी के ऊपर संज्ञान ले लेता हूँ कि उसने एक अपराध कर दिया, ठीक है, और हालांकि उसने कोई अपराध नहीं किया या फिर किया भी होगा, लेकिन उसको मैं बुला लेता हूँ अपने कोर्ट में, हाँ भाई आजा। अब वो व्यक्ति जिससे मैं ग्रजेस रखता हूँ और वो मेरे से ग्रजेस रखता है, तो वो क्या करेगा, अब मैंने उसको ये उसका अधिकार के बारे में बताया नहीं कि तुम भाई अपने केस को ट्रांसफर करवा सकते हो किसी अनदर मैजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन के बेस पे, जानकारी के बेस पे या सो मोटू ऑन नॉलेज से तुम्हारे अपराध के ऊपर संज्ञान लिया है। अब मैंने उस अक्यूज को ये बात बताई नहीं कि भाई तुम अपने केस को किसी और मैजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर करवा सकते हो, ठीक है, तुम्हारे पास तुम एंटाइटल्ड हो। अब मैं केस में मैंने सजा सुना दी उसको आगे जाके, अब जैसे ही वो सजा होगी, उसको कन्विक्शन होगी, तो जैसे वो अपील में जाएगा ना, अपील में जाते के साथ कोर्ट ऑफ सेशन में वो अपील में जाएगा, अपील में जाते के साथ जो मेरी पूरी की पूरी प्रोसीडिंग वो सेट असाइड हो जाएगी, एक झटके में कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायाधीश सेट असाइड कर देंगे। और क्या, किस बेसिस पे, क्योंकि तुरंत वो जो पन्ना है उस ऑर्डर, उस मटेरियल पे, जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है जज साहब के सामने, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, जो अपेलेट कोर्ट है
उन वो देखेंगे कि भाई इंफॉर्मेशन के केस पे कॉग्निजेंस लिया था मोहित डागर जज ने, और उन्होंने उन्होंने कोई ऑर्डर तो रिकॉर्ड करवाया नहीं जिसमें उन्होंने बताया कि अक्यूज को कि तुम्हारे पास तुम एंटाइटल, तुम अपने केस को ट्रांसफर करा सकते हो। तो ऐसा ही अगर पाया गया ना अपीलेट कोर्ट के द्वारा, तो पूरी की पूरी मेरी जो मैंने कन्विक्शन की है एक इन्फॉर्मेशन केस में किसी अक्यूज को जिससे मैं पर्सनल ग्रजेस रखता था, तुरंत की तुरंत मेरी सारी प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएंगी। ठीक है, ये इरेगुलरिटी है, ये बहुत बड़ी इरेगुलरिटी है जो कि प्रोसीडिंग को विशिएट कर देती है। अब चाहे मैंने सजा कर दी हो, वो प्रोसीडिंग बिल्कुल जीरो हो जाएगी, नल हो जाएगी। ठीक है, तो ये है सेक्शन 211 जो कि मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे क्वेश्चंस फ्री में बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 212 हम पढ़ेंगे जो कि बताता है मेकिंग ओवर ऑफ केस टू मैजिस्ट्रेट्स। अब एक मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट को केस भेज रहा है, मेकिंग ओवर बोलते हैं उसे। ठीक है, जैसे मैं मैजिस्ट्रेट हूं और आप भी मैजिस्ट्रेट हो। ठीक है, अब मेरे पास एक केस आया, पर क्या करा मैंने, उस केस को सीधा आपके पास उठा के भेज दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो मेकिंग ओवर द केस टू द मैजिस्ट्रेट। अब देखिए सेक्शन 212 सब सेक्शन 1 हम पढ़ेंगे। देखिए एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में, तो कोई भी जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब है वो में, उनकी डिस्क्रिप्शन वो कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, पर हम मान के चलेंगे करेंगे। क्या करेंगे? पहले आप एनी सीजीएम को, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, और कोई भी सीजीएम हो, कोई भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो पूरे देश का, ठीक है, क्या करेगा वो में, उसकी डिस्क्रिप्शन है। क्या करेगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, एक अपराध में संज्ञान लेने के बाद चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। केस को मेक ओवर कर देगा, केस को मेक ओवर कर देगा एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के बाद। ठीक है, किसको मेक ओवर कर देगा? मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल चलवाने के लिए एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के बाद एक अपराध में किसको मेक ओवर कर देगा? टू एनी कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट, किसी भी सक्षम मैजिस्ट्रेट को सबऑर्डिनेट हो, जो उसके सबऑर्डिनेट है, मतलब जूनियर है। ठीक है, अब हमारा जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, तो उनके ऊपर निगरानी कौन रखता है? भाई उनके ऊपर निगरानी तो सुपरिटेंडेंट तो हाई कोर्ट करता है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं। ठीक है, पर उनको बिजनेस कौन अलॉट करता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो, ऑब्वियसली उनका बॉस होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो जहां भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है पूरे इंडिया भर में, तो वहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास है, तो उनको भाई उनको कौन सा थाना मिल रहा है, वो कहाँ के इलाका मैजिस्ट्रेट होंगे, तो उनको साफ कौन उनको ये सारे अलॉटमेंट करेगा, कौन अथॉरिटी देगा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उनको क्या करेंगे कि उनको थाना नोट करेंगे कि आप इस इलाका के मैजिस्ट्रेट हो। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो अब सेक्शन 212 का सब सेक्शन हमने पढ़ा कि कोई भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के बाद एक अपराध का, और संज्ञान वो कैसे लेंगे? या तो इन्फॉर्मेशन पे, या फिर पुलिस रिपोर्ट पे, या फिर कंप्लेंट पे। तो अब वो क्या करेंगे? मेक ओवर कर देंगे केस को। और मेक ओवर कैसे करेंगे? किसी भी सक्षम मैजिस्ट्रेट जो उनके जूनियर सबऑर्डिनेट है उसको मेक ओवर कर देंगे कि अब इंक्वायरी और ट्रायल तुम चलाओ। ठीक है, इंक्वायरी और ट्रायल अब तुम चलाओ। तो ये था सेक्शन 212 का सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 देखिए, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में। तो अब कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है जिसको कि इस संदर्भ में शक्ति दी हुई है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने, क्या करने के लिए? तो अब देखिए क्या करेगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या करेगा जिसको शक्ति दी हुई है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने? यह करने के लिए क्या? आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब है वो मेक ओवर कर सकते हैं केसेस को बिना संज्ञान लिए हुए। सबसेक्शन 1 में तो यह लिखा हुआ कि आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, पर सबसेक्शन 2 में क्लियर हो जाता है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट संज्ञान ना भी लेना तभी मेक ओवर कर देंगे अपने जूनियर मैजिस्ट्रेट को केस। अब देखिए, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे आफ्टर टेकिंग द cognizance of offense make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate as the chief judicial magistrate may by general or special order specify and thereupon such magistrate may hold the inquiry or trial। तो ये क्या कहा जा रहा है कि कोई भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिन्होंने संज्ञान नहीं लिया है और बिना संज्ञान लिए एक दूसरे मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेजा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास भेजा अपने सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट के पास, तो ये क्या कह रहे हैं? आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, तो अब वो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसने संज्ञान ले लिया है, और फिर वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी संज्ञान लेने के बाद भी किसी अपने मतलब जो साथ इक्विवेलेंट रैंक का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसको केस को मेक ओवर कर देंगे इंक्वायरी ट्रायल चलाने के लिए। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने एक प्रैक्टिस बना रखी है, और वो प्रैक्टिस कैसे बना रखी है? बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एज द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई। अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने, सीजीएम साहब ने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट मतलब कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनके नीचे मान के चले चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरुग्राम में एक, ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक ही होते हैं, फिर हमारे एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आ जाते हैं। ठीक है, पर हम मान के चलते हैं हमारे गुरुग्राम में मान के चलिए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक ही है, एक ही सबको पता है।
अब उनके नीचे भाई सबोर्डिनेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हम मान के चलते 5 है। तो अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने यह प्रैक्टिस बना रखी है कि भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास ए है ना, मान के चलिए उसके नीचे 5 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने एक फरमान जारी कर रखा है स्पेशल और जनरल ऑर्डर के द्वारा स्पेसिफाई कर रखा है कि भाई जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1 है ना, वो ओनली थेफ्ट और प्रॉपर्टी से मतलब सॉरी प्रॉपर्टी और बॉडी से रिलेटेड अपराधों का संज्ञान लेगा। ठीक है, अपराधों का संज्ञान लेगा। ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एम्पावरमेंट करा, प्रैक्टिस बना रखी है। और संज्ञान लेने के बाद चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन प्रॉपर्टी और बॉडी से रिलेटेड अपराधों को इंक्वायरी और ट्रायल करने के लिए कहां भेज देगा? मान के चलिए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 2 के पास भेज देगा। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब सेम मान के चलते हैं कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने प्रैक्टिस बना रखी है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नंबर 3 है, जो उसके नीचे सबऑर्डिनेट है, वो संज्ञान लेगा सारे के सारे जो ऑफेंसेस, ठीक है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिजेस है, ठीक है, शादी से रिलेटेड जो अपराध है उनसे। ठीक है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो थर्ड है 3 नंबर का है, उसको ये बता रखा है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, तो संज्ञान लोगे सारे जो मैरिजेस के शादियों के अगेंस्ट जो अपराध होते हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास नंबर 3 है, वो फिर संज्ञान लेगा मैरिज, कोई कंप्लेंट आई, कोई इंफॉर्मेशन आई, कोई पुलिस रिपोर्ट आई, ठीक है, शादी ब्याह से संदर्भित मामलों से। तो अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नंबर 3 चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कहे अनुसार संज्ञान तो ले लेगा, कॉग्निजेंस तो ले लेगा, पर अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कहा हुआ है कि तुम संज्ञान लेके इन मैटर्स का भेज दोगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नंबर 4 के पास, फिर वो इन शादी ब्याह के मैटर पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नंबर 4 इंक्वायरी और ट्रायल चलाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अपने कोर्ट में प्रैक्टिस बना रखी है कि कुछ मैजिस्ट्रेट संज्ञान लेंगे अलग अलग अपराधों का, और वो ट्राई नहीं करेंगे ना इंक्वायरी चलाएंगे, वो सीधा भेज देंगे, वो सीधा मेक ओवर कर देंगे। किसके पास मेक ओवर कर देंगे? इक्विवेलेंट रैंक के मैजिस्ट्रेट्स के पास। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 212 का सब सेक्शन 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुतों को समझ नहीं आता है, आपको अच्छे से समझा दिया, ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ये था हमारा सेक्शन 212 का सब सेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 213 213। अब देखिए, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अब जनरल रूल है हमारे, याद कर लो, सेक्शन 210 अभी मैंने पढ़ाया था, सीधा सीधा बता रखा था कि क्या बता रखा था? एनी मैजिस्ट्रेट, ठीक है, एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, क्या बता रखा था? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। सेक्शन 210 में क्या बता रखा था? पहली लाइन पढ़ रहा हूं सेक्शन 1 की। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर कह रहा है, जो इस चैप्टर 15 में जो प्रावधान दिए हो ना, उनको तो मानना, वरना ये मानना। जनरल रूल क्या मानना? एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जो कि फर्स्ट क्लास के हैं, एंड द एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, और साथ साथ ही कोई भी मैजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास के हैं वो ही संज्ञान लेंगे। जनरल रूल हमारे लेजिस्लेचर ने यह बना रखा था। और अब सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 15, इसका क्या मतलब है? अब सेक्शन सीधा सीधा 210 का, तो सेक्शन 210 का सब सेक्शन 1 की जो फॉर्मर लाइंस है, वो सीधा सीधा सेक्शन 213 को सब्जेक्ट में रखवा रहे थे कि भाई जो 213 में लिखा हुआ है ना, उसको मान लेना कि कोर्ट ऑफ सेशन भी संज्ञान ले सकता है कभी कभी। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन भी सीधा सीधा अपना एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड यूज कर सकता है। तो ठीक है, सब्जेक्ट के आगे हम लिख लेंगे 213 लिख लेंगे, और उसके आगे लिख लेंगे कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, कॉग्निजेंस। अब देखिए, तो जनरल रूल तो क्या है? सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ही एक अपराध का संज्ञान लेंगे। ठीक है, और अपराध का संज्ञान जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कैसे लेंगे? कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, कोई कंप्लेंट रिसीव हुई, कोई पुलिस रिपोर्ट रिसीव हुई, उसके तहत लेंगे। ठीक है, कि ये एक अपराध घटित हुआ है। ठीक है, अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ने संज्ञान ले लिया। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को तो भाई चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस बिहाफ में एम्पावर्ड करेंगे कि भाई तुम संज्ञान ले सकते हो। ठीक है, पर जो तुम्हारी कॉम्पिटेंस है ना इंक्वायरी ट्रायल चलाने की, उसके लिए ले सकते हो। ठीक है, तो ये था। लेकिन अब कोर्ट ऑफ सेशन का क्या? जो भाई 17 न्यायाधीश हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 17 न्यायाधीश कोर्ट ऑफ सेशन पाए जाते हैं, तो अब वो कैसे संज्ञान लेंगे? तो वो 213 में बताया गया। देखिए, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता। भाई एक्सेप्शन क्या है? जहां एक्सप्रेसली खुलकर इस संहिता ने BNSS ने बता रखा है कि भाई नहीं मानना, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं ले सकता, तो उसको मानना। और देखिए, और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिफोर, या कोई और अन्य कानून में समय के संदर्भ में बता रखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। तो अब देखिए क्या होगा? नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस। कोई भी 17 न्यायाधीश संज्ञान नहीं लेगा। पर एक्सेप्शन क्या है? कि खुलकर अगर एक्सप्रेसली हमारे BNSS ने बता रखा है कि इस अपराध में कोर्ट ऑफ सेशन ही संज्ञान लेंगे, तो भाई कोर्ट ऑफ सेशन ही लेगा। ठीक है, या फिर अन्य किसी कानून में, पीनल लॉ में यह बता रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन ही संज्ञान लेंगे, तो उसमें भी वही लेंगे। अब देखिए, पर जनरल रूल क्या है? नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो अब कोई भी 17 न्यायाधीश, तो अब कोई भी न्यायाधीश क्या नहीं करेगा? कोई भी 17 न्यायाधीश
संज्ञान नहीं लेगा किसी भी अपराध का, ठीक है, किसी भी अपराध का, ठीक है, ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है, कोई भी सत्र न्यायाधीश कोर्ट ऑफ सेशन अपने आप को कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन समझ के एक अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। एक्सेप्शन क्या है, ये खुलकर BNSS के प्रावधानों ने बता रखा है कि हाँ इस अपराध में तो कोर्ट ऑफ सेशन ही संज्ञान लेंगे, तो वहां लेंगे। फिर कोई और अन्य कानून है समय के संदर्भ में जिसने बता रखा है कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान लेंगे, तो वो लेंगे। अब देखिए अनलेस, अब एक और एक्सेप्शन आ गई, द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय मैजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता। संज्ञान कब ले सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, जब मैजिस्ट्रेट ने, ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब ने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने, CJM ने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने केस को, मुकदमे को, उस ऑफेंस को कमिट किया है, ठीक है, कमिट किया, और किसके पास कमिट किया है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो तब वो संज्ञान लेंगे, ठीक है, तब वो संज्ञान लेंगे। तो ये है रूल। सेक्शन 213 ऑफ द BNSS सीधे सीधा बार लगा रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान नहीं ले सकते, कॉग्निजेंस नहीं ले सकते एक अपराध का। और क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 210 बता रहा है कि ओनली एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ही संज्ञान लेंगे, ठीक है। पर 213 में एक्सेप्शन भी दे रखे कि कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान ले सकता है, जहां BNSS के प्रावधानों ने, किसी भी प्रावधानों ने, आगे पढ़ेंगे हम आने वाले हैं कि किसी भी प्रावधानों में अगर कोर्ट ऑफ सेशन को संज्ञान लेने के बोला हुआ BNSS के, तो वो ले लेंगे, या फिर समय के संदर्भ में किसी कानून में बताया हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान लेंगे तो ले लेंगे। और अनलेस, एक और एक्सेप्शन दी हुई है, द केस हैज बीन कमिटेड टू इट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब के पास से, मैजिस्ट्रेट साहब ने एक केस को, एक अपराध मतलब एक मुकदमे को कमिट कर दिया है, कमिटल जुरिडिक्शन में अब कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान ले लेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे। अब कमिटल का आपको एग्जांपल देता हूं। अब एक मान के चलिए सेक्टर 10A गुड़गांव की जुरिडिक्शन में एक मर्डर कमिट होता है, तो सेक्टर 10A गुड़गांव की जुरिडिक्शन में एक मर्डर कमिट होता है, तो अब ऑब्वियसली उस मर्डर के जो सारे पेपर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह के ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो सीधा किसको जाएंगे, इलाका मैजिस्ट्रेट जो सेक्टर 10A के गुड़गांव के, उनको जाएंगे, ठीक है। अक्यूज को अक्यूज की पेशी अरेस्ट करने के बाद पुलिस ऑफिसर उस मर्डर कल्प्रिट को, अक्यूज को गिरफ्तार कर लेती है, तो उसको पेश भी इलाका मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में करेगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में करेगी। तो अब क्या होता है, ठीक है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली, तो अब इन्वेस्टिगेशन के कागजात भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में ही जमा होंगे, पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस ले नहीं सकते, संज्ञान उस मर्डर के केस का ले नहीं सकते, ठीक है। अगर ले भी लिया तो वो भी क्योरेबल इरेगुलरिटी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मर्डर के केस का, ठीक है, कागजात पुलिस पार्टी ने पुलिस रिपोर्ट बना दी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में सबमिट कर दी अपनी चार्जशीट, ठीक है, सेक्शन 193 के तहत, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है ना, जो कागजात उनको मिले हैं, तो पहले तो अक्यूज के वकील को सारे कागजात वो मुहैया करवा देंगे, उसके कागज पूरे करवा देंगे, और सीधा अब हमें पता है कि भाई मर्डर का केस तो ट्राइबल, जो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में 6th कॉलम में दिया हुआ कि मर्डर का कोई केस है, सेक्शन 103 भारतीय न्याय संहिता का केस है, तो सीधे तो भाई कोर्ट ऑफ सेशन उसे ट्राई करेगा, ठीक है, उसकी प्रक्रिया चलाएगा उस केस की। तो अब क्या करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कागज पूरे करे अक्यूज के, ठीक है, और सीधा कमिट कर दिया केस को। अब कमिट कहां कर दिया, सीधा कमिट कहां कर दिया, कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिट कर दिया उस मर्डर के केस को, कि अब तुम्हारी इस केस की ट्रायल मेरे पास नहीं चलेगी, मैं तो जूनियर मैजिस्ट्रेट हूं, मेरे जो कोर्ट ऑफ सेशन मेरे बॉस बैठे हैं उनके पास तुम्हारे मर्डर की ट्रायल चलेगी, वहां जाओ अब तुम, ठीक है। तो ये हमारे सेक्शन 213 बताता है, ठीक है, 213 यह बताता है, ठीक है, कि जनरल रूल तो क्या है कि कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता, पर एक्सेप्शन क्या है कि खुलकर BNSS के प्रावधानों में यह लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन ही संज्ञान लेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे तो वही लेंगे। या फिर किसी अन्य कानून में समय के संदर्भ में बताया, टाइम इन फोर्स के द्वारा कोई कानून चलन में उसने यह बताया कि कोर्ट ऑफ सेशन लेंगे तो वहां भी ले लेंगे, अनलेस, और बाकी कब लेंगे, थर्ड एक्सेप्शन क्या आ गई, मैजिस्ट्रेट साहब ने, ठीक है, केस को, मुकदमे को कमिट करा है, और कमिट कहां करा है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास करा है, तो कोर्ट ऑफ सेशन अब संज्ञान ले लेगा, ठीक है। तो अब कमिटल जुरिडिक्शन की बात हमें कहां पर मिलती है, हमारे CRPC में, तो भाई पहले हमें सीधा देखने को मिलता था कि सेक्शन 209 जो कि CRPC का था, उसमें केस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास केस को कमिट कर देते कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तो हमारा BNSS में देखते हैं वो क्या बन गया है, एक सेकंड रुकिए, हाँ, अब वो बन गया है हमारा सेक्शन 232 बन गया, और सेक्शन 232 में वो वाले केस है जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है। सेक्शन 232 BNSS अब लिख लीजिए, कमिटल के आगे, कमिटेड के आगे 232 लिख लीजिए, और एक्सक्लूसिव वाले केस है, एक्सक्लूसिव भी लिख लीजिए। अब ये भाई एक्सक्लूसिव वाले केस क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट शेड्यूल में BNSS के साफ लिख रखा है कि इस केस को, मुकदमे को सीधा कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेंगे, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के मन में कोई संदेह नहीं आना चाहिए, भाई इसको तो कमिट करना ही पड़ेगा। तो 232 BNSS के प्रावधान में तो सीधे को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर कोई भी मैजिस्ट्रेट जो कि कागज पूरे करवाते हैं उसके, और सीधा केस को कमिट कर देंगे 232 के अंदर, सीधा केस को कमिट करेंगे कहां, कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, ठीक है। और एक हमारी कमिटल होती है, पहले वो CRPC में 323 था, अब हम BNSS में देख लेते हैं वो क्या बन गया, एक सेकंड रुकिए,
एक सेकंड रुकिए। पहले सीआरपीसी में वो सेक्शन 323 था। और टू बी ट्रायल बाय वाले केस है, एक बार मैं एक बार देख लेता हूँ। 323 प्रोसीजर मैंने आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड्स द केस शुड बी कमिटेड 323। अब हाँ 362 बन गया वो, ठीक है। अब मैं एक बार 362 भी ओपन करके देख लेता हूँ, आपको सही के साइड में आपको लिखवा दूंगा। एक बार मैं बी एंड डबल का सेक्शन 362 लिख रहा हूँ, एक बार एक सेकंड रुकिए। 362 को मैं ओपन कर रहा हूँ और उसको मैं हाथ की हाथ क्लियर आपको बता दूंगा कि ओट टू बी ट्राइबल, ठीक है, ओट टू बी ट्राइड वाले केस को 362 में कमिट करेंगे। तो मैं बस क्लैरिफिकेशन के लिए एक बार 362 देख रहा हूं, एक सेकंड रुकिए। हाँ हाँ, ओट टू बी ट्राइड जो सेक्शन 362 है, ठीक है, सेक्शन 362 है ना बी इन डबल एस का, तो उसमें भी केस कमिट होते हैं। मतलब मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया और मैजिस्ट्रेट साहब को संज्ञान लेने के बाद जब ट्राई चलाई तब पता लगा कि अरे ये केस तो भाई मैंने क्या संज्ञान ले लिया, ये केस तो कोर्ट ऑफ सेशन में भेजना था। तो अब उस स्टेज पे, ठीक है, जजमेंट पास करवाने से पहले क्या करेंगे वो, जजमेंट पे साइन करने से पहले भी अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने केस को ट्रांसफर कर दिया ना कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो अब तब वो केस को 232 में ट्रांसफर नहीं करेंगे और वो केस को 362 में ट्रांसफर करेंगे, 362 में ट्रांसफर करेंगे। तो अब सेक्शन 213 का जो वर्ड लिखा है कमिटेड टू इट, तो कमिटेड क्या है, नीचे आपने 232 एक्सक्लूसिव लिख लिया और साइड में 362 भी लिख लीजिए और सेक्शन 362 भी लिख लीजिए और 362 के साइड में एरो बना के आप लिख लीजिए ओट टू बी ट्राइड। ये ट्राइबल ये कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा थे पर मैंने करा नहीं, अब करना पड़ेगा क्योंकि अब पता लग गया है कि मैं इसमें सजा नहीं दे पाऊंगा, ये तो कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई करेगा और सजा दे पाएगा। देखिए ओट टू बी ट्राइड, सजा नहीं दे पाऊंगा मतलब ये करने चाहिए थे मेरे को कमिट, पर मैंने करे नहीं। अब मैंने पूरे केस की कंक्लूड कर दिया, केस को सुन लिया है, अब मैं 362 में कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर सकता हूं। तो 362 में ओट टू बी ट्राइड वाले केस आएंगे जो कि भेजने चाहिए थे कोर्ट ऑफ सेशन को, ठीक है, जो कि भेजने चाहिए थे कोर्ट ऑफ सेशन के पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, पर भेजे नहीं, पर अब 362 में भेज देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 213 जिसमें कि मैंने आपको दो सेक्शन लिंक करके बताया। और वो सेक्शन कौन से थे, सीधा सीधा 232, ठीक है, 232 और 362, ठीक है, 232 और 362। तो अब 232 को खोल के या 362 को हमारा ओपन है उसको आगे हम 213 लिख लेते हैं, ठीक है, 213 लिख लेते हैं और हम सीधा सीधा जो सेक्शन 232 है उसको ओपन करके हम उसके आगे भी 313 लिख लेते हैं, उसके आगे भी हम 313 भी लिख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, अब जो हम सेक्शन 232 को खोल के जो एक्सक्लूसिव वाले केस हैं उसके सामने हम क्या लिख लेते हैं, उसके सामने हम 362 लिख लेते हैं, ठीक है, उसके सामने हम 362 लिख लेते हैं, 362 लिख लेते हैं जो ओट वाले केस हैं, और फिर हम उसके आगे लिख लेते हैं 213 भी लिख लेते हैं कि भाई बार ऑन कोर्ट ऑफ सेशन टू टेक कोग्निजेंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन पूरा का पूरा 213 जो कि मैंने आपको बता दिया कि जनरल रूल क्या है। ये बार बार इतना लंबा मैंने आपको इसीलिए समझाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ राइट संज्ञान नहीं ले सकते, ठीक है। बी एंड डबल एस में उनको बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी हुई कोई ऑफेंस में संज्ञान लेने की, पर दी हुई है। एक्सेप्शन क्या है, अगर खुलकर बी एंड डबल एस के प्रावधान ने बोला होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन इस अपराध में संज्ञान लेंगे तो लेंगे वो, ठीक है, सत्र न्यायाधीश या फिर किसी अन्य कानून में समय के संदर्भ में, ठीक है, बोला हुआ है उस कानून में कि कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान लेंगे तो वो लेंगे, ठीक है। और अनलेस अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने केस को कमिट करा है कमिटल जुरिडिक्शन में, तो अब संज्ञान कौन लेगा, सीधा सीधा कोर्ट ऑफ सेशन ही लेंगे, ठीक है। तो हमारे सेक्शन 232 में एक्सक्लूसिव वाले केस कमिट होते हैं, ठीक है। 232 है जो वो हमारा एक्सक्लूसिव वाले केस जो कि फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 6 में एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन लिखा हुआ कि भाई इस अपराध को, मर्डर के केस को, हिनियस केसेस को कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर रहा है। तो सेक्शन 232 है जो बी एंड डबल एस, उसमें तो केस कमिटल जुरिडिक्शन बन जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजे जाएंगे केस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। और सेक्शन 362 में ओट टू बी ट्राइड, मैजिस्ट्रेट साहब से कुछ गलती हो गई, उन्होंने केस को कमिट नहीं किया, कहां, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, उन्होंने केस को कंक्लूड कर दिया। अब जजमेंट साइन करने से पहले उनको केस ट्रांसफर करना है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो अब 362 बी एंड डबल एस में होगा ओट टू बी ट्राइड वाले केस की। ये केस को ट्राई होना चाहिए था कोर्ट ऑफ सेशन के पास, पर मैंने किया नहीं, मैंने तो खुद ट्रायल चला दी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बोले। तो अब जजमेंट साइन करने से पहले वो 362 बी एंड डबल एस में उस केस को ओट टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन वाले केस को वहां भेज देंगे सत्र न्यायाधीश के पास, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 213 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ओट टू बी ट्राइड वाले केस का उन्होंने, मतलब मान के चलिए कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास कोई मर्डर का मुकदमा आया,
अब ये मर्डर का मुकदमा तो भाई एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है कि भाई भेजना ही भेजना पड़ेगा सत्र न्यायाधीश के पास, ठीक है, कमिटल जुरिडिक्शन में सेक्शन 232 BNSS के तहत। अब उन्होंने भेजा नहीं, खुद मर्डर के केस की ट्राई कर ली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में, वो सजा दे दी मर्डर की, ठीक है, सजा दे दी मर्डर की, और मान के चलो सजा भी नहीं दी, बरी कर दिया अपराधी को, तो क्या हो सकता है, ये जो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग है ना विशिएट हो जाएगी, ये इनक्योरेबल, ठीक है, इनक्योरेबल इरेगुलरिटी है, ये ऐसी इरेगुलरिटी है कि ये पूरी, ये कभी भी कोई भी कानून लगा लो चाहे, अब ये उसका भुगतान नहीं हो सकता, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इतनी बड़ी गलती करती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 213 ऑफ द BNSS, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया और आप आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 214 ऑफ द BNSS, जो कि बताता है एडिशनल सेशन जजेस टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू देम। अब जो हमारे एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, ADJ साहब होते हैं, तो वो भी केसेस को ट्राई कर सकते हैं जो उनके पास मेकओवर किए जाएंगे, और उनके पास मेकओवर कौन करेगा, ऑब्वियसली सेशन जज करेंगे। तो अब देखिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 214 ऑफ द BNSS, ठीक है। उससे पहले पानी पी लेता हूं। अब देखिए सेक्शन 214 ऑफ द BNSS, जो कि बताता है एडिशनल सेशन जज शैल ट्राई सच केसेस एज इज द सेशन जज ऑफ द डिवीजन में by general or special order make over to him for trial, or as the high court may by special order direct him to try। जो ADJ साहब हैं, जो कि ADJ साहब क्या होते हैं भाई, एडिशनल सेशन जज होते हैं, तो एडिशनल सेशन जज की भी भाई इक्विवेलेंट पावर होती है सेशन जज जैसी, पर लेकिन जो सेशन जज ADJ साहब है इन द क्यूरोसिटी सेशन जज के बराबर ही होते हैं हमारे कानून के मुताबिक, तो BNSS के मुताबिक तो ADJ साहब है और सेशन जज एक ही पावर है उनकी, पर एज अ क्यूरोसिटी डीजे साहब तो भाई डीजे साहब होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज है, और एडिशनल सेशन जज ADJ होते हैं, वो उनको थोड़ा सबऑर्डिनेट माना जाता है। तो अब ये कह रखा है एडिशनल सेशन जज शैल ट्राई, तो जो ADJ साहब है वो ट्राई करेंगे, मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, सच केसेस एज द सेशन जज ऑफ द डिवीजन, वो वाले केस जो सेशन जज है जो डीजे साहब है एक डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन के में, ठीक है, में जो सेशन जज एक डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन के वो भेज देंगे, किसको भेज देंगे, ADJ साहब को, तो उन्हें ट्राई तो करने पड़ेंगे, पर में बस स्पेशल और जनरल ऑर्डर मेक ओवर टू हिम फॉर ट्राई। जो सेशन जज है एक डिवीजन के, वो केसेस को ADJ साहब के पास में भेज देंगे ना, तो ADJ साहब को ट्राई करने पड़ेंगे, मैंडेटरी उनके लिए, ठीक है, शैल है। अब देखिए और एज द हाई कोर्ट में बाय स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट हिम टू ट्राई, या फिर उच्च न्यायालय जिनके सबऑर्डिनेट है वो ADJ साहब, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो अगर ADJ साहब को कोई केस भेज देती है तो ADJ साहब को वो ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, निर्देश दे देती है हाई कोर्ट ADJ साहब की हम आपके पास एक केस भेज रहे हैं, मेक ओवर कर रहे हैं, तो आप उसे ट्राई कर लेना, तो अब ADJ साहब मना नहीं कर सकते, शैल है, मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 214, जो कि इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, पर इसमें ADJ वाला याद रखना कि भाई ADJ के पास सेशन जज केस भेजेंगे, ठीक है, तो ADJ को ट्राई करना ही पड़ेगा, ठीक है, या फिर ADJ के पास को हाई कोर्ट केस भेजेगा, ठीक है, निर्देश कर देगा कि ट्राई करो, तो ADJ साहब को ट्राई करना पड़ेगा। तो अब ADJ साहब के पास केस आ रहे हैं सेशन जज से और हाई कोर्ट से मेक ओवर किए जा रहे हैं, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन डीजे साहब द्वारा, सेशन जज द्वारा, किसके पास, ADJ साहब के पास, एडिशनल सेशन जज के पास, ठीक है। कोई फर्क नहीं होता एडिशनल सेशन जज में और डीजे में, पर ये फर्क होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत किसका फर्क होता है कि भाई डीजे साहब तो पूरा जो सेशन जज है वो तो भाई पूरी डिस्ट्रिक्ट के टॉप जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, पर जो ADJ होते हैं वो 4-5 और होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो सेशन जज से थोड़ा नीचे होते हैं, पर पावर है उनकी एक ही है, सजा देने की, ठीक है, फाइन देने की एक ही पावर है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। पर ये है कि भाई जो सेशन जज है ना डिस्ट्रिक्ट का, जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो तो बॉस ही होता है हर एडिशनल सेशन जज का, और जो हाई कोर्ट है ना वो तो हर डिस्ट्रिक्ट के डीजे का और ADJ का एडिशनल सेशन जज का बॉस होता है, ठीक है, हाई कोर्ट। तो ये था हमारा सेक्शन 214, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पढ़ाया पेपर में, हल्की फुल्की कभी आ जाए, ठीक है। अब देखिए सेक्शन ये हमारा हुआ 214, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 215, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 215 ऑफ द BNSS, जो कि इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आपको मैं बताऊं तो कैसे बताऊं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आज हम सेक्शन अपने 15 मिनट में, मेरी 43 मिनट्स की तो 44 मिनट्स की तो वीडियो हो गई है, अब मैं आज हम सेक्शन 215 का प्रावधान ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी प्रावधान और आपको समझाना बहुत जरूरी से बनता है। अब देखिए सेक्शन 215 हम पढ़ रहे, देखिए प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। तो अब प्रोसिक्यूशन अभियोजन चलाया जाएगा कि कंटेम्प्ट किया है, कि आलोचना की है, कि कंटेम्प्ट किया है, कि बदमाशी की है, और किसने की है, ऑफ लॉफुल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट सरकारी कर्मचारी लॉफुल अथॉरिटी में था और सरकारी कर्मचारी के आगे किसी ने कंटेम्प्ट किया, तो उसका प्रोसिक्यूशन देखिए कैसे चलेगा, फॉर ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, और प्रोसिक्यूशन एक अपराधी के ऊपर क्या चलाया जाएगा, फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, एक अपराधी ने, ठीक है, कंटेम्प्ट किया है लॉफुल अथॉरिटी का जो कि पब्लिक सर्वेंट की थी, और
पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट अपराध हुए हैं, ठीक है, एंड फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस, या फिर अपराध ऐसे किए गए हैं जो कि अपराध सीधे सीधे संदर्भ रख रहे हैं दस्तावेज जो गवाही में दिए गए थे उनसे, ठीक है। तो सेक्शन 215 में सीधे सीधे ये कोर्ट में जो कंटेम्प्ट हो जाता है, कोर्ट में जो इधर उधर की बातें आके कोई भी बोल देता है, मतलब कोई भी तो क्या बोलेगा, पार्टी से कुछ बोल देती है, कोर्ट का अपमान कर देती है, तो कोर्ट भी प्रोसिक्यूशन चला सकता है। कोर्ट में आके किसी गवाह ने झूठे कागजात दे दिए, कोर्ट को पता लगा बाद में जब जजमेंट लिखवाएगी झूठे कागजात है, 100 नंबर के, 1 नंबर के झूठे कागजात, तो अब क्या हुआ, लॉफुल अथॉरिटी का पब्लिक सर्वेंट की कंटेम्प्ट हुआ ना, तो अब मुकदमा दर्ज करवा सकती है कोर्ट भी, ठीक है। और कोई भी सरकारी कर्मचारी की जिसके पास लॉफुल अथॉरिटी है तो वो प्रोसिक्यूशन चलवा सकता है। तो एक अब हम सेक्शन 215 पर पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए सब सेक्शन 1, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, तो कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगा, जनरल रूल देखिए, और किसका नहीं लेगा, सब क्लोज ए, ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 206 टू 223 बोथ इंक्लूसिव, बट कोई भी अपराध का संज्ञान कोर्ट नहीं लेगा, कोई भी कोर्ट नहीं लेगा, और वो अपराध कौन से वाले हैं, सेक्शन 206 टू सेक्शन 223, ठीक है, सेक्शन 206 से लेके सेक्शन 223 भारतीय न्याय संहिता के जो अपराध है कोई भी कोर्ट उनका संज्ञान नहीं लेगा, ठीक है, इंक्लूसिव बट, पर किसका ले सकते हैं, सब एड 1, एक्सक्लूडिंग सेक्शन 209 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, पर जो सेक्शन 209 भारतीय न्याय संहिता का ना उसका संज्ञान कोई भी कोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो 209 एक्सेप्शन हो गई। सब एड 2, ऑफ एनी अबैटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, ठीक है, 209 जो सेक्शन 209 है भारतीय न्याय संहिता का, उसके बारे में, उस अपराध को घटित करने के बारे में किसी ने एक व्यक्ति को, ऑफेंडर को भड़काया है, तो ठीक है, अबैटर का भी संज्ञान ले लेंगे, ठीक है, अबैटमेंट हुई है, ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट, ठीक है, 209 वाला जो अपराध है वो प्रयास किया गया कमिट करने का सच ऑफेंस, ठीक है, 209 वाला ऑफेंस। अब देखिए 3, ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, या फिर कोई आपराधिक षड्यंत्र हुआ है सेक्शन 209 भारतीय न्याय संहिता का अपराध घटित करने के लिए, तो उसके बारे में कोर्ट संज्ञान ले लेगा। पर अब कौन से वाले का नहीं लेगा, सिर्फ सेक्शन 206 टू सेक्शन 223, ठीक है, इनका कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, पर सेक्शन 209 को एक्सक्लूड कर दिया कि सेक्शन 209 भारतीय न्याय संहिता का जो अपराध है उसके बारे में कोई भी कोर्ट संज्ञान ले सकता है। पर सेक्शन 206 से लेके सेक्शन 223, बस इसमें 209 हटा दो तो मान के चलो 206 से लेके 208 और 210 से लेके 223, ठीक है, के अपराधों का बीएनएस का कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, ठीक है। क्यों नहीं लेगा, अब देखिए, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड और ऑफ सम अदर पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, संज्ञान लिया जा सकता है, ठीक है। 209 तो इसमें एक्सेप्शन आगे नीचे ही, पर अब जो हमारे अब 206 से लेकर 208 हैं और 210 से लेकर 223 हैं, इन अपराधों का, जो भारतीय न्याय संहिता का, इन अपराधों का भी संज्ञान हमारे कोर्ट ले सकते हैं, पर कैसे ले सकते हैं, ऑन अ कंप्लेंट इन राइटिंग, लिखित में शिकायत दी जाएगी, ठीक है, किस द्वारा, ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न, जिस सरकारी कर्मचारी जो चिंतित है, जिसके सामने ये वाले अपराध हुए हैं 206 से लेके 208 और 210 से लेके 223 वाले, तो वो सरकारी कर्मचारी लिखित में, जो सरकारी कर्मचारी चिंतित है, जिसके सामने ये अपराध घटित हुआ है 206 से लेके 208 वाले और 210 से लेके 223 वाले, तो वो ही सरकारी कर्मचारी लिखित में कंप्लेंट राइटिंग में भेजेगा। और देखिए, और ऑफ सम अदर पब्लिक सर्वेंट, या फिर कोई और अन्य सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, टू होम ही इज एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेट, जो सरकारी कर्मचारी के सामने एक सरकारी कर्मचारी, मान के चलो मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मेरे सामने कोई किसी व्यक्ति ने लॉफुल कंटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, लॉफुल कंटेम्प्ट कर दिया सरकारी कर्मचारी के सामने, मेरे सामने, अब वो सीधा सीधा अपराध लॉफुल कंटेम्प्ट वाला अपराध है, वो 206 से लेकर 208 भारतीय न्याय संहिता या फिर 210 से लेकर 223 भारतीय न्याय संहिता में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो अब ये तो मैं ही सीधा सीधा लिखित में, ठीक है, कोर्ट को भेज दूंगा लिखकर, एक लिखित में एक एप्लीकेशन या फिर कंप्लेंट, ठीक है, तो अब कोर्ट संज्ञान ले लेगा। या फिर मैं नहीं भेजूंगा, जो मेरा बॉस है, अब मैं सरकारी कर्मचारी, भाई मेरे ऊपर भी तो कोई बॉस होगा, अब वो बॉस भेज देगा ना एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं उसके सबऑर्डिनेट हूं, अब जो मेरा सीनियर है वो अगर कोर्ट में भेज देगा तो कोर्ट संज्ञान ले लेगी। देखिए, और ऑफ सम अदर पब्लिक सर्वेंट हु इज ऑथराइज्ड बाय कंसर्न पब्लिक सर्वेंट टू डू सो, या फिर कोई और अन्य पब्लिक सर्वेंट है जिसको कि एक और जिस पब्लिक सर्वेंट के सामने लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है, अगर वो ऑथराइज है ना कानून के द्वारा, ठीक है, वो ऑथराइज है ना उस चिंतित पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जिसके सामने कंटेम्प्ट हुआ लॉफुल अथॉरिटी का, तो वो पब्लिक सर्वेंट भी कर सकता है। मतलब मान के चलिए हमारे गुरुग्राम में, ठीक है, गुड़गांव में हुड्डा ऑफिस है, ठीक है, हुड्डा ऑफिस क्या करता है भाई, ये प्लानिंग वगैरह से जुड़े हुए, डेवलपमेंट से जुड़े हुए, भाई शहर में कौन सी बिल्डिंग का नक्शा पास करवाना है, कौन सी का नहीं करवाना, उसके मामले संभालता है। तो मान के चलिए जो सरकारी कर्मचारी है हुड्डा ऑफिस में, उसके सामने किसी ने भाई बदतमीजी कर दी, कोई अपराध कर दिया, जो किसी अपराध सीधे 206 से लेकर 208 भारतीय न्याय संहिता में फॉल कर रहा है, या फिर 210 से लेकर 223 भारतीय न्याय संहिता में फॉल कर रहे हैं,
और अब क्या किया, उस सरकारी कर्मचारी ने या तो खुद कंप्लेंट दे दी लिखित में, मजिस्ट्रेट साहब को भिजवा दी, ठीक है, कि इस व्यक्ति के मैं आपको कंप्लेंट दे रहा हूं मजिस्ट्रेट साहब, इस व्यक्ति ने कंटेम्प्ट किया मेरी लॉफुल अथॉरिटी का और मैं सरकारी कर्मचारी हूं, या तो वो भेज देंगे, ठीक है, जो हुड्डा ऑफिस जिसके सामने हुआ है, या फिर उसके बॉस भेज देंगे, ठीक है। अब हुड्डा ऑफिस में आईएएस ऑफिसर बैठते हैं, उनके बॉस भेज देंगे, ठीक है, कंप्लेंट को लिखित में लिख के मजिस्ट्रेट के पास, या फिर मान के चलिए हर हुड्डा ऑफिस में एक सरकारी वकील होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एडीए, ठीक है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जो कि भाई हुड्डा ऑफिस के सारे लीगल कामकाज देखता है, या फिर अब उसको ऑथराइज कर रखा है ना पब्लिक सर्वेंट ने, अब भाई हुड्डा ऑफिस का सरकारी कर्मचारी वो है, सरकारी वकील है, एडीए, तो अब वो एडीए भी अगर कंप्लेंट कर देगा ना कि भाई हमारे हुड्डा ऑफिस में जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, आप ये कंप्लेंट मेरे लिए लिखित में मैं दे रहा हूं आपको, और एक व्यक्ति ने हमारे सरकारी कर्मचारी के साथ क्या किया है, उनकी लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट किया, तो अब वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 215 का सब सेक्शन 1, जो सीधा सीधा पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में बता रहा कि पब्लिक सर्वेंट जो कंसर्न है, जो चिंतित है, जिनके सामने जो विक्टिम बने हैं एक लॉफुल अथॉरिटी के कंटेम्प्ट का, तो वो कंप्लेंट दे सकते हैं, ठीक है, पर लिखित में देनी पड़ेगी। पर सेक्शन 209 भारतीय न्याय संहिता का जो अपराध है ना, उसमें बेशक से लिखित में मत दो, तब भी चल जाएगा, ठीक है। आप देखिए, पर सेक्शन 209 जो वाला अपराध है ना, उसका तो संज्ञान, ठीक है, लेगा भी नहीं कोर्ट, ठीक है। आप देखिए क्यों नहीं लेगा, वो आगे बताऊंगा। बी सेक्शन 215 का सब सेक्शन 1 का क्लोज बी, देखिए, ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस, या फिर कोई और अपराध है, कोई और ये वाले अपराध है जो अभी नीचे पढ़ाऊंगा, इसका भी कोई कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। और वो कौन से अपराध है, देखिए, सब एड 1 भारतीय न्याय संहिता 2023, नेमली सेक्शन 229 टू सेक्शन 233, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 229 टू सेक्शन 233 के भी कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, ठीक है, बोथ इंक्लूसिव, ठीक है, 229 भी इंक्लूसिव और 233 भी इंक्लूसिव है। ये मत मानना कि 240 से लेके 232 है, नहीं, 229 से लेके 233 वाले अपराध है जिसका कोई कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, ठीक है। आप देखिए 236 का नहीं लेगा, 237 का नहीं लेगा, 242 का नहीं लेगा, ठीक है, 242 से लेके 248 बोथ इंक्लूसिव, ठीक है। एंड सेक्शन 267 ऑफ भारतीय न्याय संहिता which such offenses alleged to have committed in or relation to any proceeding in any court। अब जो ये वाले अपराध जो मैंने अभी गिनवाए हैं ना, क्लोज बी के सब एड 1 में जो अपराध गिनवाए हैं, ये अपराध कोर्ट में, एक कोर्ट में प्रक्रिया चल रही थी उसके दौरान घटित हुए हैं, तो अब कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, ठीक है। तो पर आगे जनरल रूल बताएगी कौन लेगा, देखिए कि कैसे लिया जाएगा इनका संज्ञान तो हर अपराध का लिया जाएगा, पर कैसे लिया जाएगा वो तरीका बता रहा है, प्रोसीजर बता रहा है, प्रोसिक्यूशन कैसे लेगा। सब एड 2 ऑफ क्लोज बी ऑफ सेक्शन 215 सबसेक्शन 1, देखिए, ऑफ एनी ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 336। अब 336 है सबसेक्शन 1 भारतीय न्याय संहिता में कोई अपराध बता रखा होगा, भाई पढ़ लेना, ठीक है, मेरे को तो अभी याद नहीं आ रहा क्या है, उसका भी कोई संज्ञान नहीं लेगा। और पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 340 और 342 ऑफ सेड संहिता which such offense is alleged to have been committed in respect of document produced or given in evidence in a proceeding any court। अब कोर्ट के सामने कोई दस्तावेज भाई प्रोड्यूस किए होंगे किसी गवाह ने या किसी पार्टी ने, अब वो झूठे पाए गए, ठीक है, हालांकि 100% सेक्शन जो 336 है, 340 है और 342 है भारतीय न्याय संहिता का, ये परजुरी के अपराध बताते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब ये अपराध सीधा डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में एविडेंस के दौरान देखिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उसके ऊपर अपराध है, तो उसका जनरल रूल है कि कोई भी कोर्ट अपराध वाला संज्ञान नहीं लेगा। पर कौन लेगा, आप देखिए सब एड 3 ऑफ एनी क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू कमिट, या फिर कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुई है घटित करने के लिए, ठीक है, और अटेम्प्ट टू कमिट, या कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी, कोई अपराध कमिट करने के लिए प्रयास हुआ है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी षड्यंत्र रचा जा रहा है, ठीक है। आप देखिए, और द अबैटमेंट ऑफ, या फिर कोई अबैटमेंट भड़काया जा रहा है, और एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2। अब जो सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 215 सब सेक्शन 1 में दे रखे हैं ना, ठीक है, सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 में जो अपराध क्लोज बी के दे रखे हैं उनके बारे में अबैटमेंट हुई है या फिर अटेम्प्ट टू कमिट हुआ है, ठीक है, कि भाई झूठे कागजात दे दो, ठीक है, प्रोसीडिंग में कुछ मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग में कुछ तौहीन कर दो, तो वो वाले अपराध के ऊपर अब देखिए संज्ञान कौन लेगा, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट राइटिंग बाय दैट कोर्ट। एक्सेप्शन क्या है, अब संज्ञान लिया जाएगा कोई कोर्ट में लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है, कोर्ट में भाई झूठे कागजात, झूठे गवाही वगैरह दी गई है, तो अब उस अपराध की कंप्लेंट कौन करेगा, वही कोर्ट करेगा लिखित में जिस कोर्ट के सामने ये अपराध घटे हैं, ठीक है। ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग बाय दैट कोर्ट और बाय सच ऑफिसर एज द कोर्ट एज दैट कोर्ट में ऑथराइज इन राइटिंग इन दिस वे, फिर कोई और अन्य अधिकारी जिसको वो कोर्ट जिसके सामने ये अपराध घटित होने, जो अभी मैंने क्लोज बी में पढ़ा है, तो वो उस कोर्ट में किसी अधिकारी को इस बारे में अपॉइंट करा नियुक्त करा कि आप हमारे जो कोर्ट में झूठी गवाही वाले जो व्यक्ति देते हैं इनके अपराध की कंप्लेंट दूसरे कोर्ट में कर देंगे जो कि इलाका मजिस्ट्रेट इस कोर्ट का। आप देखिए, ठीक है, और बाय और सम अदर कोर्ट टू व्हिच द कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, या फिर कोई और अन्य कोर्ट भी ले लेगा, ठीक है, कोई और अन्य कोर्ट को भी कंप्लेंट गई है, ठीक है,
मतलब मान के चलिए मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गुरुग्राम में, अब मेरे ऊपर कोई कोर्ट ऑफ सेशन है, अब मैं मेरे सामने किसी व्यक्ति ने झूठी गवाही दी, अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं संज्ञान ले लूंगा, मैं संज्ञान नहीं लूंगा, मैं अपनी एक कंप्लेंट लिखूंगा लिखित में और अपने कोर्ट ऑफ सेशन के पास भिजवा दूंगा, तो वो भी संज्ञान ले लेंगे उस अपराध के लिए, ठीक है। तो ये कहा गया है। तो हम मान के चल सकते हैं, तो सेक्शन 215 सब सेक्शन 1 का क्लोज ए है ना, वो तो सीधा का सीधा भाई पब्लिक सर्वेंट के ऊपर है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर है। और जो हमारा सेक्शन 215 का जो सब सेक्शन 1 का क्लोज बी है ना, वो सीधा सीधा कोर्ट के ऊपर है कि भाई कोर्ट में ये वाले भारतीय न्याय संहिता से संदर्भित अपराध घट जाते तो क्या सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 215 का सब सेक्शन 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सब सेक्शन 2, वेयर अ कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय पब्लिक सर्वेंट, अब एक दरख्वास्त, ठीक है, किसने दी है, एक सरकारी कर्मचारी ने दी है। तो अब देखिए, और बाय सम अदर पब्लिक सर्वेंट हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू डू सो बाय, या फिर किसी और अन्य सरकारी कर्मचारी ने दी है जिसको कि एक सरकारी कर्मचारी ने ऑथराइज करा है ऐसा करने के लिए, कंप्लेंट देने के लिए। अब देखिए अंडर क्लोज ए ऑफ सब सेक्शन 1, ठीक है, ठीक है, एनी अथॉरिटी टू व्हिच ही इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट और हु हैज ऑथराइज्ड सच पब्लिक सर्वेंट मे ऑर्डर द विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट एंड सेंड अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर टू द कोर्ट। तो अब एक सरकारी कर्मचारी ने जो हमारे जो एक क्लोज ए जो सेक्शन 215 सब सेक्शन 1 के क्लोज ए में जो अपराध लिखे हो ना, कि सरकारी कर्मचारी के ये वाले अपराध घटित होते, अब उस सरकारी कर्मचारी ने लिखित में कंप्लेंट कोर्ट को भिजवा दी, फिर उस ऑफिसर ने भिजवा दी जिसको कि एक सरकारी कर्मचारी ने ऑथराइज करा कि तुम कोर्ट में कंप्लेंट भिजवा दो, या फिर अब क्या हुआ, अब उस सरकारी कर्मचारी को वो कंप्लेंट विड्रॉ करनी है। तो अब कौन करेगा विड्रॉ, देखिए एनी अथॉरिटी व्हिच इज एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेट, अब वो अथॉरिटी जिसकी वो जूनियर है ना, अब मैं सरकारी कर्मचारी, मान के चलिए मैं गुरुग्राम में जो हुड्डा ऑफिस है उसका सरकारी कर्मचारी, अब हुड्डा ऑफिस के ऊपर भाई चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट बैठा है, मिनिस्ट्री बैठी है, अब तो मिनिस्ट्री वाले क्या कहेंगे मेरे को, देखिए सबऑर्डिनेट हु हैज ऑथराइज्ड सच पब्लिक सर्वेंट मे ऑर्डर द विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट। तो अब जिसके मैं सबऑर्डिनेट हूं, मतलब जूनियर हूं, तो मेरी जो अथॉरिटी वाले हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली मेरी जो अथॉरिटी ऊपर बैठी है, वो अगर कह देंगे विड्रॉ कर लो, तो मैं जो मैंने लिखित में कंप्लेंट भेजी थी मैजिस्ट्रेट के पास, मैं उसको विड्रॉ कर लूंगा, ठीक है, विड्रॉ कर लूंगा। अब देखिए एंड सेंड अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर टू द कोर्ट, और विड्रॉ का अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स ने मेरे को बता दिया कि विड्रॉ कर लो, उनका एक ऑर्डर आया, तो मैं उस नकल की कॉपी को कोर्ट में भेज दूंगा कि भाई विड्रॉ कर लो, मैं अपना केस सर विड्रॉ कर रहा हूं, मैं सरकारी कर्मचारी हूं। अब देखिए एंड अपॉन इट्स रिसीव्ड बाय द कोर्ट, अगर और फिर कोर्ट को वो नकल मिलेगी उस विड्रॉ ऑर्डर की जो एक सीनियर्स ने भेजी है एक पब्लिक सर्वेंट के, तो देखिए नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन ऑन द कंप्लेंट। तो अब कोर्ट क्या करेगा, वही प्रोसीडिंग्स को जो सरकारी कर्मचारी की कंप्लेंट पे कोर्ट ने प्रक्रिया चला रखी, सारी की सारी प्रक्रिया को वही रोक देगा और आगे की प्रक्रिया कोई भी चालू नहीं करेगा कोर्ट, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 215, हम पढ़ते सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट नो सच विड्रॉल शैल बी ऑर्डर्ड इफ द ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज बीन कंक्लूडेड। तो बताया गया है कि कोई भी, अब बताया गया ये प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी विड्रॉल का ऑर्डर एक एडमिनिस्ट्रेटर मतलब सीनियर्स ने, जो सरकारी कर्मचारी के सीनियर्स हैं, तो अब कोई भी विड्रॉल का ऑर्डर वो नहीं कर सकते सरकारी कर्मचारी को कि आप विड्रॉ कर लो, या फिर सीधा उस कोर्ट में नहीं भेज सकते जिसने की कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने सरकारी कर्मचारी के ने जो कंप्लेंट लिख के दी थी ना, उसने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने ट्रायल को कंक्लूड कर दिया, तो अब विड्रॉ नहीं हो सकता भाई, कंक्लूड ही होगी ट्रायल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के द्वारा, तो अब विड्रॉ नहीं हो सकता। तो मान के चलिए एक सरकारी कर्मचारी जिसकी तौहीन हुई है, लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है, तो उसने जिस व्यक्ति ने कंटेम्प्ट किया तो उसके विरुद्ध कंप्लेंट दी थी मैजिस्ट्रेट साहब को राइटिंग में, अब मैजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान ले लिया कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने, अब उन्होंने ट्रायल को जो सरकारी कर्मचारी की भाई तौहीन हुई थी, ठीक है, सेक्शन 215 सब सेक्शन 1 के क्लोज ए के जो प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के दिए हैं, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने क्या करा, वो उस ट्रायल को कंक्लूड कर दिया। तो अब सीनियर्स जो सरकारी कर्मचारी के सीनियर्स है वो उसको विड्रॉ का ऑर्डर भेज दे, तो अब विड्रॉ नहीं हो सकती भाई, अब कंक्लूड होगी ट्रायल, ठीक है। तो ये था हमारा सब सेक्शन 2 का प्रोवाइजो, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, भर के इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 215 इन क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 1, अब जो सेक्शन 215 का सब सेक्शन 1 का क्लोज बी है ना, जो कि कोर्ट कंप्लेंट करता है कि कोर्ट के सामने भाई झूठी वगैरह गवाही दी गई है और डॉक्यूमेंट पेश किए गए, तो देखिए द टर्म कोर्ट मींस अ सिविल, रेवेन्यू और क्रिमिनल कोर्ट, तो जो कोर्ट है ना उसमें शामिल है, उसका मतलब क्या है भाई, सिविल कोर्ट भी, रेवेन्यू कोर्ट भी और क्रिमिनल कोर्ट भी, कि मतलब सिविल कोर्ट भी कंप्लेंट भेज सकता है कि भाई मेरी तौहीन हुई है, मेरे सामने किसी ने झूठे कागजात पेश किया, गवाही दी है, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट भी भेज सकता है और रेवेन्यू कोर्ट भी भेज सकता है, ठीक है। और देखिए एंड इंक्लूड्स अ ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट, और इस कोर्ट में शामिल है ट्राइब्यूनल भी, भाई ट्राइब्यूनल के सामने भी तौहीन हुई है, उनकी भी लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है, तो ट्राइब्यूनल भी कोर्ट ही माना जाएगा। और देखिए जो कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के किसी एक्ट के द्वारा ट्राइब्यूनल कंस्टिट्यूट हुआ है, ठीक है। अब देखिए इफ डिक्लेयर्ड बाय दैट एक्ट टू बी अ कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, अगर
उस एक्ट ने, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है जिसके तहत एक ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, अगर उस एक्ट ने बता रखा है ना कि ये ट्राइब्यूनल कोर्ट माना जाएगा तो उसको भी कोर्ट मानेंगे हम कंप्लेंट के विषय पे। ठीक है, अब देखिए अब सेक्शन 215 का सबसेक्शन 4, फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द कोर्ट टू व्हिच अपील्स ऑर्डिनरी लाई। ठीक है, फ्रॉम द अपीलेट डिक्रीज और सेंटेंसेस ऑफ सच फॉर्मर कोर्ट, तो माना जाएगा जो हमारे सबसेक्शन 1 के 215 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में जो कोर्ट बताया ना, कोर्ट का मतलब है कोर्ट को मान लो आप, कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट, तो कोर्ट को सबऑर्डिनेट मान लो टू द कोर्ट ऑफ व्हिच अपील्स ऑर्डिनरी लाई। ठीक है, एक कोर्ट की अपील भाई लाई कर दिया, मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मान लो, मेरे को गुड़गाऊंगा, मेरी मेरी मैं जो सजा वगैरह सुना दूंगा उसकी अपील कहां लाई करेगी, मेरे कोर्ट ऑफ सेशन में, तो यही मान लो। ठीक है, अब देखिए फॉर द अपीलेबल डिक्रीज और सेंटेंस ऑफ द सच फॉर्मर कोर्ट इन द केस ऑफ अ सिविल कोड फ्रॉम हुज डिक्रीज और अपील ऑर्डिनरी लाइज। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइज ordinary rise to the principal court having ordinary original civil jurisdiction within whose local jurisdiction such civil court is situated। तो सबसेक्शन 4 इतना इंपॉर्टेंट ये कह रहा है कि भाई कोर्ट को आप मान लो कि अपीलेट कोर्ट भी भाई कंप्लेंट दे सकता है। ठीक है, और अपीलेट कोर्ट मतलब जो क्रिमिनल अपील को सुन रहा है और जो सिविल अपील को सुन रहा है ना, सिविल अपीलेट कोर्ट, वो भी क्या दे सकता है, कंप्लेंट की बस उसकी लॉफुल अथॉरिटी की तोहिन हुई तो वो भी दे सकता है। सबसेक्शन 4 बस इतनी सी बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसेक्शन 4 का प्रोवाइजो हम पढ़ेंगे और फिर प्रोवाइजो के बाद हमारा सेक्शन 215। अब हम सबसेक्शन 4 का प्रोवाइजो पढ़ेंगे और देखता हूं मैं कि सबसेक्शन 4 के प्रोवाइजो के बाद कितना रहना। नहीं, अब सबसेक्शन 4 हमारा जो सेक्शन 215 का सबसेक्शन 4 के प्रोवाइजो है ना, वही हमारा आखिरी। अब देखिए प्रोवाइड दैट, तो सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 215 का प्रोवाइजो पढ़ना है, बताया गया क्या, ए वेयर अपील्स लाई टू मोर देन वन कोर्ट। अब जहां एक कोर्ट की, ठीक है, एक कोर्ट की अपील एक कोर्ट से ज्यादा में लाई करती है, मतलब मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हूं तो मेरी अपील भाई कहां, कोर्ट मैंने सजा सुना दी एक व्यक्ति को एक केस में। ठीक है, जो कि केस एक कोर्ट ने भेजा था, सरकारी कर्मचारी ने कंप्लेंट की, तो अब तो मेरा अपीलेट कोर्ट मान के चलो भाई, कोर्ट ऑफ सेशन भी गुरुग्राम वाला और हाई कोर्ट भी। तो अब देखिए वेयर अपील लाई टू मोर देन वन कोर्ट द अपीलेट कोर्ट ऑफ इंफीरियर जुरिडिक्शन शैल बी द कोर्ट टू व्हिच सच कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट। तो जो अपीलेट कोर्ट इंफीरियर रहेगा ना, जो मतलब अब मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हूं, अब मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गुड़गांव का मान के चलो, और मेरे पास एक सरकारी कर्मचारी ने या फिर एक दूसरे कोर्ट ने ही कोई कंप्लेंट भेजी लिखित में कि भाई इस व्यक्ति ने हमारी लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट किया, तो अब मैं उस केस में सरकारी कर्मचारी को उस कंप्लेंट में कंक्लूड कर देता हूं, सजा सुना देता हूं उस अपराधी को जिसने लॉफुल अथॉरिटी एक सरकारी कर्मचारी या फिर कोर्ट का तौहीन किया था। तो अब मेरा अपीलेट कोर्ट मान के चलो दो है। ठीक है भाई, कोर्ट ऑफ सेशन गुड़गांव वाला भी और हाई कोर्ट चंडीगढ़ वाला भी। तो अब मान के चलो, अब इस प्रावधान के सब सेक्शन 4 के तहत अपीलेट कोर्ट ऑफ इंफीरियर जुरिडिक्शन, जो अब अपीलेट कोर्ट छोटी जुरिडिक्शन का मतलब कोर्ट ऑफ सेशन, वो माना जाएगा, क्या माना जाएगा, शैल बी द कोर्ट टू व्हिच सच कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट। तो माना जाएगा कि मैं जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जो मेरा कोर्ट था वो सबऑर्डिनेट है कोर्ट ऑफ सेशन वाले कोर्ट के। अब प्रोवाइजो का बी, सबसेक्शन 4 के प्रोवाइजो बी, वेयर अपील लाई टू द सिविल एंड आल्सो टू रेवेन्यू कोर्ट। अब अपील लाई करती है सिविल और रेवेन्यू कोर्ट में भी। देखिए सच कोर्ट शैल बी डीम्ड टू सबऑर्डिनेट टू द सिविल और रेवेन्यू कोर्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द केस। ठीक है, और प्रोसीडिंग इन कनेक्शन विद which the offense is alleged to have been committed। तो अब जैसे भी केस नेचर ऑफ द केस है ना, किस श्रेणी का केस है, जिसमें कि सिविल और रेवेन्यू के मामले में कंप्लेंट भेजी गई है, ठीक है, सरकारी कर्मचारी ने कोर्ट ने, तो मान के चलो जिस भी श्रेणी का नेचर है ना केस का, तो उसी श्रेणी से तय हो जाएगा कि सबऑर्डिनेट सिविल और रेवेन्यू कोर्ट किसका होगा। ठीक है, तो इतना प्रोवाइजो जो क्लोज ए और बी है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने पढ़ा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेक्शन 215 ऑफ द बी एंड डबल एस पूरा होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई कोर्ट और सरकारी कर्मचारी की भी कोई तौहीन कर देता है। अब मान के चलो मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट कर, तो मान के चलो आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट कर दो गुरुग्राम में, अब कोई वकील कोई झूठी गवाही पेश करवा देता है केस में, तो भाई आपकी आंखें बंद थोड़ी हैं, आपको दिख रहा है कि झूठी गवाही केस में आई हो, तो आप कुछ ना कुछ एक्शन तो लोगे। आप जज साहब हो, आप न्याय की मूर्त हो, आप ही चुप बैठ जाओगे तो भाई कौन अब अपराधों का संज्ञान लेगा। तो अब सीधा सीधा क्या हो रहा है, आप कंप्लेंट भेज दोगे सीधा किसके पास भेज दोगे, उस मैजिस्ट्रेट के पास, उस कोर्ट के पास जिसके आप सबऑर्डिनेट हो। ठीक है, जिसके आप सबऑर्डिनेट हो उसके पास आप कंप्लेंट भेज दोगे। ठीक है, तो ये कोर्ट का सिलसिला है। और सरकारी कर्मचारी मान के चलो भाई सरकारी कर्मचारी की तौहीन हुई है, कंटेम्प्ट वन की लॉफुल अथॉरिटी का, तो वो कंप्लेंट किसको भेजेंगे, तो वो किसी मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। ठीक है, किसी मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, जो वो जिनके पास भेजेंगे, या फिर जो उनके सीनियर बोलेंगे कि इसको भेज दे, या फिर वो ऑफिसर जो ऑथराइज है इसी के द्वारा इसी कामों के लिए सरकारी कर्मचारी को कि तुम भेजो कौन से मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट भेजोगे, तो ऑब्वियसली इलाका मैजिस्ट्रेट, मान के चलो हुड्डा ऑफिस सेक्टर 14 गुड़गांव में सिचुएट है। अब उसमें सरकारी कर्मचारी आईएएस के सामने किसी ने तौहीन कर दी, उसकी लॉफुल अथॉरिटी, उसकी बदनामी कर दी, उसकी या तो मान के चलो बदनामी क्या कर दी, जो वो सरकारी कर्मचारी जो आईएएस ऑफिसर हुड्डा ऑफिस में गुड़गांव में,
वो सरकारी कर्मचारी जो आईएएस है उसी किसी प्राइवेट व्यक्ति ने तौहीन कर दी, ठीक है, कोई लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट कर दिया, तो अब सरकारी कर्मचारी ऑब्वियसली किसको भेजेंगे, वो मैटर लिख के कंप्लेंट राइटिंग में किसको भेजेंगे, ऑब्वियसली जो सेक्टर 14 गुड़गांव का इलाका मजिस्ट्रेट है, ठीक है, उसको भेज देंगे। तो अब ऐसे ट्रायल चलेगी, ठीक है। पर इसमें यह नया रूल ऐड कर दिया, क्या रूल ऐड कर दिया, सबसेक्शन 2 में यह रूल ऐड कर दिया कि भाई अगर सरकारी कर्मचारी ने कंप्लेंट भेजी है ना तो किसी भी स्टेज पे वो विड्रॉ की जा सकती है, ठीक है, किसी भी स्टेज पे वो विड्रॉ की जा सकती है, पर तब विड्रॉ नहीं होगी अगर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने उसकी ट्रायल कंक्लूड कर दी, तब विड्रॉ नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 215 जो कि मैंने आपको पढ़ाया। तो हमने चैप्टर 15 आज से चालू किया था, जिसमें मैंने आपको सेक्शन 210, 211, 212, 213, 214 और 215, ठीक है, 6 प्रावधान आज अच्छे से पढ़ा दिए। अब कल वाले वीडियो में हम सेक्शन 216, ठीक है, 216 के बाद प्रावधान करेंगे और हम कल चैप्टर 15 को पूरा कर लेंगे, जिसमें 216 से लेके हमारे 222 रह गए, ठीक है। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है, जिसमें मैं दोबारा से बता रहा हूं, मैंने आज आपको सेक्शन 210 से लेके सेक्शन 215 तक के प्रावधान अच्छे से पढ़ा दिए हैं, और ये बहुत वन ऑफ द मेन टॉपिक्स हैं मेंस के लिए और प्री के लिए समझने के लिए, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को ईमेल कर देना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, आप कर देना, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।